अर्हन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयर्याडम् नमो वज्झायाडम् नमो लोभे सवसाहुडम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। तीनों लोकों में सिर्फ एक ही सारभूत, दो वस्तु ही सारभूत हैं, वीतरागता और विज्ञानता। कल हम सभी ने भरपूर चर्चा करी तीन विषयों पर। आज हमें अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है और अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे वो संसार परिभ्रमण की चर्चा कर रहे थे कि कैसे यह जीव निगोद गति में रहता है, निगोदिया जीव रहता है और अति प्रयत्न से, बहुत पुरुषार्थ से निगोद से निकलता है और त्रियंच गति को प्राप्त होता है। त्रियंच गति में भी मरण को प्राप्त होता है, मतलब संक्लेश, एक शब्द, बहुत अच्छा शब्द आया, अति संक्लेश भावते मर्यो, संक्लेश पूर्वक मरण करता है, संक्लेश पूर्वक मरण करता है। और कहाँ जाता है? तो हमारी अगली गति है, दूसरी गति है, वो है नरक गति। तो अब आप देखिए, कक्षा चालू करने से पहले एक प्रश्न और पूछता हूं, मैं आप सबसे ही पूछता हूं, जिससे थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा हमारा। प्रश्न है, देखिए, प्रश्न सामूहिक, उत्तर व्यक्तिगत। तो आपके ऊपर ही है, या तो आप प्रेजेंट कर लें, मैं देख लूंगा, अन्यथा मैं नाम लूंगा और आप फिर उत्तर दीजिएगा। बड़े सरल सरल प्रश्न होंगे, बिल्कुल घबराना मत। आप भी क्लास में पार्टिसिपेट करना, जिससे क्या होगा, आपकी भी रुचि बराबर बनी रहेगी। चलो, प्रश्न है, छह ढाल के आधार से, प्रथम ढाल के आधार से आपको ये बताना है कि आपकी गलती क्या है। भाई, मेरी गलती क्या है, पहली ढाल के आधार से बताना है आपकी गलती क्या है। चलो, हिंट भी दे देता हूं मैं, हिंट भी दे देता हूं। आरंभ के चार छंदों के माध्यम से, चार छंदों में आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती है, जिसकी ओर पंडित दौलत राम जी इशारा कर रहे हैं। तो आपको बताना है आपकी मेरी गलती क्या है, बताइए। हाँ, कमलाक्षी जी बताएंगी। हम अपने आप को भूल के सब कार्य कर रहे हैं, वो अपनी गलती है। ठीक है, ये आपने बहुत बढ़िया गलती बताई, लेकिन दौलत राम जी के शब्दों में बताइए, रूबी जी। बढ़िया, रूबी जी। अनादिकाल से मोह की शराब पी रखी है। वेरी गुड। क्या शब्द दिए हैं दौलत राम जी ने वहां पर? मोह की शराब पी रखी। नहीं, शब्द क्या है रूबी जी? ढाल में मोह। शब्द क्या है? महामद पियो अनादि। हाँ, मोह महामद पियो अनादि, भूल राग को भरमत वादी। मतवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे क्या होगा, यदि हम ये बार बार दोहराते रहेंगे ना, थोड़े थोड़े छंद, तो हमको याद भी हो जाएगी छह ढाला, है ना? तो हम सबका उद्देश्य एक ये भी होना चाहिए भाई, कि हम छह ढाला पढ़ रहे हैं और सिलेबस खत्म होते होते हमको ये ढाल कंठस्थ हो जाए, बराबर। चलो, तो हमारी भूल जो है वो है मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से मोह की शराब पीते आ रहे हैं, और इस शराब ने क्या किया, हमारी दुर्गति ही की है। कैसे? भूल आपको भ्रमतवादी, अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो संसार का पहला हिस्सा हमने क्लियर करा, निगोद। निगोद से निकले और निगोद से निकलने के बाद कहाँ गए? त्रियंच गति में गए। अब त्रियंच गति से मरण किया और आज से हमें चर्चा करनी है किसकी? नरक गति की। बराबर है भाई? चलिए, पहले एक बार हम छंद का पाठ करते हैं, उसके बाद हम उस छंद के आधार से अपनी पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई भी शब्द ना समझ में आए, कोई भी पंक्ति ना समझ में आए, मेरी कही कोई बात समझ में ना आए, अथवा जिनागम का कोई अर्थ समझ में ना आए, आप बेझिझक होकर पूछना, बिल्कुल मत शर्माना कि भाई ये बाजू वाले मेरे क्या सोचेंगे।
इनको इतना भी नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैन धर्म अगाध है, जैन शासन अगाध है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। इसलिए वो शर्माने वाली बात तो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। बराबर है भाई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप सभी छंद नंबर खोलिए 9। छह ढाला, पहली ढाल, छंद क्रमांक 9। चलिए, मैं यहां से पाठ करता हूं, आप सभी म्यूट रहिए और अपनी अपनी जगह पर पाठ कीजिए। चलिए। ताहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ताहां राध श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। देखो, अब आने वाले 3 से 4 छंदों में नरक गति की चर्चा चलने वाली है। ये नरक गति में भी हम सब बहुत बार गए हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? अब दौलत राम जी हमें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? भाई, नरक गति में तूने कैसे कैसे दुख सहे, नरक गति का वातावरण कैसा था, कैसी थी वो नरक गति। ठीक है, देखिए, पहले एक बार हम शब्दशः देख लेते हैं, बहुत सरल है, आप सबको समझ में आएगा। जो ना समझे वो बिल्कुल पूछ लेना। चलो। तहां भूमि पर सत दुख इसो। तहां मतलब वहां, वहां कहाँ? नरक में। ठीक है, वहां भूमि मतलब नरक की भूमि पर, जमीन पर सत, परसत माने स्पर्शन, मतलब छूकर। तो जैसे ही नरक की भूमि को छुआ, जैसे ही आप नरक में प्रवेश करते हैं, वहां क्या होता है? दुख। कैसा दुख होता है? तो उसके लिए अगली अगली पंक्ति है, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। कैसा दुख होता है? कि भैया सहस बिच्छू, सहस माने हजार, सहस माने हजार। तो भैया हजार हजार बिच्छू डस से लें, हजार हजार बिच्छू डंक मारे, तो भी उतना दर्द न हो। नहीं लिखा है ना, नहीं, नहीं तिसो मतलब तो भी वहां उतना दर्द ना हो जितना दर्द वहां की भूमि के स्पर्शन मात्र से होता है। काय की बात चल रही है भैया? मध्यलोक की चल रही है, ऊर्ध्वलोक की चल रही है कि अधोलोक की चल रही है? मीना जी, कहाँ की चल रही है? ऊपर बीच में या नीचे? नीचे अधोलोक की। अधोलोक की बात चल रही। कैसी है वो अधोलोक की गति? जमीन देखो आप कैसी है भैया, भूमि टच कर रहे हैं और कैसा दर्द हो रहा है। हजार हजार बिच्छू डंक मार जाएं तो भी उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द वहां की भूमि के स्पर्श मात्र से होता है। अब भैया, आज के जमाने में, मतलब आप लोगों ने तो देखे होंगे बिच्छू, मैंने अपने जीवन में कभी बिच्छू नहीं देखे। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी बिच्छू नहीं देखे हैं। आप लोगों ने देखे होंगे। टीवी में तो देखे सर। टीवी में देखे हैं? बताओ, आपने भी टीवी में ही देखे हैं? मैंने भी टीवी में, असली में तो वो भी नहीं देखे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो किसी को सांप का काटा हुआ भी नहीं देखा मैंने। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, टीवी में भी मैंने देखा है कि कितनी पीड़ा होती है। मतलब आपको यदि चींटी काट जाए, सांप बिच्छू तो छोड़ो, जरा सी चींटी यहाँ काट जाएगी तो 2 मिनट में वहां लाल हो जाएगा, आप खुजाने लगोगे, जलन पड़ जाएगी वहां पर। इतनी इतनी पीड़ा होती है किसके? चींटी काटने से। अब बात कर रहे हैं बिच्छू की, और 1 2 3 बिच्छू की बात नहीं, 100 100 बिच्छुओं की बात कर रहे हैं। कि वो 100 बिच्छू भी यदि एक साथ डसते हैं, हजार हजार बिच्छू भी यदि एक साथ डसते हैं, तो भी उतना दर्द नहीं होता जितना वहां की भूमि पर जाने मात्र से दर्द होता है। अभी हम चर्चा करेंगे नरक गति की, आपको समझ में आएगी। आपको पता, ये प्रश्न भी खड़े होंगे, भैया आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, कोई नमूना तो बताओ हमको, एग्जाम्पल तो बताओ। संसार में तो ऐसी चीजें दिखती ही नहीं है। मतलब अब मनुष्य गति में ऐसी चीज कहाँ दिखे आपको, है ना? लेकिन फिर भी मैं अभी अभी खूब चर्चा करेंगे अपन नरक गति के बारे में भी बहुत विस्तार से। कैसा स्वरूप है, कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, क्यों लड़ते रहते हैं दिन भर। हमने इतना तो सुना है कि दिन भर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं। लेकिन क्यों, क्यों करते हैं ये सारी चीजें? देखो अगली पंक्ति देखो, और क्या है वहां पर?
तहां राध श्रोणित वाहिनी, तहां नरक गति में, वहां नरक गति में, नरक में राध, राध माने क्या, पस, पस हो जाते हैं ना, वो फुंसी हो जाती है, फोड़ा हो जाता है तो अंदर पस बनने लगता है, पीप मवाद, तो पस। श्रोणित, श्रोणित माने क्या, खून। तो और वाहिनी, वाहिनी मतलब होता है नदी, बहने वाली। वाहिनी माने क्या, नदी बहने वाली। तो वहां पर कैसी कैसी नदियां हैं, वहां पर पस और खून की नदियां हैं। कैसी कैसी बात है बताओ, कितनी जुगुप्सा होती है ऐसी ऐसी चीजों को पढ़कर। कैसी मतलब, आप सोचो ना, खून की नदी बह रही है, और पस की नदी, पस पस है उस नदी में, कितने ही कीटाणु हैं, रोग हैं। ऐसी वैतरणी, नदी का नाम क्या है, वैतरणी नाम की नदी है, वैतरणी। और क्या है वहां पर, कृमि कुल कलित। कृमि, कृमि क्या होते हैं, कृमि मतलब छोटे छोटे कीड़े, कृमि मतलब छोटे 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 कीड़े होते हैं। कुल, कुल माने इनका समूह, तो बहुत सारे छोटे 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 कीड़ों के समूह कहाँ पाए जाते हैं, नरक गति में। कहाँ पाए जाते हैं, नरक गति की वैतरणी नदी में। कलित, कलित माने कष्ट देने वाले, दुखित करने वाले, दर्द देने वाले। तो ऐसे खूब कीड़ों के समूह वहां रहते हैं। देह दाहिनी, देह को दहन करते हैं, जलाते हैं। मतलब आप सोचिए, इतनी पीड़ा देते हैं, इतनी, कि आज हमें जरा सा कुछ यहाँ हो जाए तो हमें, तो कितना, हमारी तो ऐसा लगता है कि भैया 15-20 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, जरा सी चोट लग गई, कट लग गया एक। लेकिन वहां आप देखिए, जीवन जीवन चले जाते हैं इन सब चीजों में। कितनी आयु होती है भाई, कोई बताएगा मुझे, भाई नरक गति की कितनी आयु, मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम कितनी आयु होती है। 33 सागरोपम सर। वेरी गुड। नरक गति की मैक्सिमम आयु कितनी है, 33 सागरोपम आयु है मैक्सिमम। और मिनिमम कितनी है, कम से कम, 10,000। कम से कम कितनी है, 10 सागरोपम, 10,000 वर्ष। दस कितनी हजार है, वर्ष, दस हाँ, 10,000। 10,000, 10,000 वर्ष मिनिमम है, और मैक्सिमम है 33 सागर, 33 सागर। तो फिर से अब जरा कनेक्ट करें हम, तो 10,000 वर्ष तो हम सबको पता है भाई, कितने होते हैं 10,000 वर्ष। हमें तो 80-80 वर्ष काटना मुश्किल हो गए यहाँ। मतलब मुझे तो अभी 20-22 साल ही हुए हैं, आप सबको 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष हो गए हैं। लेकिन ये काटना मुश्किल हो गए हैं। और इसी बीच यदि कोई असहाय रोग हो जाए, कोई ऐसा रोग हो जाए जो सही नहीं होने वाला है, तो आदमी मरना चाहता है। आपने सुना है अभी बीच में कितनी लड़ाई हुई थी सरकार से, हमारे यहाँ, भाई संलेखना मना कर रही थी सरकार, कह रही थी संलेखना नहीं लेना चाहिए, आत्महत्या होती है। और सरकार ने और एक दो नियम निकाले थे इच्छा मृत्यु के। आपने सुना था वो प्रसंग, इच्छा मृत्यु। मतलब ऐसी ऐसी पीड़ा होती है, ऐसे ऐसे रोग होते हैं, यदि मरीज मरना चाहे तो उसे डॉक्टर दवाई देकर मारते हैं। ऐसे ऐसे प्रसंग है, बताइए आप। तो हम तो 60 साल हमारे मुश्किल से निकल रहे हैं इतनी परेशानियों में। मतलब क्या परेशानी है, आप देखो तो त्रियंच गति के की अपेक्षा मनुष्य गति में क्या परेशानी है। हमें रहने को है, हमें खाने को है, हमारे अभिव्यक्ति, सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो विचारों को अभिव्यक्त न करने का दुख है। हम जो कुछ महसूस कर रहे हैं उसे न कह पाए। भाई 5 लोगों की सभा बैठी है, मंदिर में बढ़िया सब बैठे हैं, सब अपनी अपनी मन की बात रख रहे हैं। इस बार 10 लक्षण में इन इन विद्वान को बुलाना है। किसी ने कहा इनको बुलाना है, किसी ने कहा इनको बुलाना है, किसी ने कहा, अब हम भी तो बैठे हैं सभा में, तो हमें भी बोलने का हक है। हमने भी बोला कि भैया इस बार 10 लक्षण में इस विद्वान को बुलाएंगे। कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात, कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात। तो सबसे बड़ा दुख है, अपने विचारों को अभिव्यक्त न होने का सबसे बड़ा दुख है। तो त्रियंचों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं कर पाते अपने विचारों को अभिव्यक्त। नारकियों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो अब सोचो कितना दुख होगा उन्हें। और 10,000 वर्ष, यहाँ 80 वर्ष कहाँ, तो 80 वर्ष कहाँ, 10,000, और ये तो कम से कम है। अधिकतम तो 33 सागर हैं। किसी को पता है 33 सागर का हिसाब, सागर का हिसाब पता है, सागर का हिसाब। कोई नया होगा ना इस सभा में, तो वो सोचेगा भैया सागर,
कौन सा? अरब सागर, हिंद सागर, महासागर, कौन सा सागर की बात कर रहे हो आप? एक सागर गांव भी है। भारत में 5-6 सागर नाम के गांव हैं। हमारी नानी का घर भी सागर में है। तो कौन से सागर की बात कर रहे हो आप? 33 सागर की आयु है मतलब। तो सागर, सागर जैसे गणित में, मैथ्स में सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, किलोमीटर, ये मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं। वैसे ही जैन गणित में सागर, व्यवहार पल्ले। पल्य, आधा पल्य, ये सारे मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। तो सागर भी एक मेजरिंग यूनिट है। आपको पता है इसका हिसाब, सागरों का हिसाब पता है किसी को? कितना बड़ा होता है सागर? एक खाड़ा करने का एक नया योजन जन्मा हुआ, लंबा है थोड़ा। हाँ, आप बताइए ना किशोर जी, बताइए। एक खाड़ा करने का, फिर नया जन्मा हुआ बच्चे का एक एक बाल अंदर डालने का, खूब भरने का, पूरा भर जाएगा, फिर हर साल में एक एक निकालने का, इतना जो समय लगता है ना, उसको सागर बोलते हैं। ऐसा पढ़ा है, ठीक है। सुना है। हाँ, आप बहुत करीब हैं, आप उस अर्थ के बहुत करीब हैं। और कोई प्रयास करेगा सागर के अर्थ को? मैं बताऊं सर? हाँ बिल्कुल, बताइए ना मीना जी, बिल्कुल। वो 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा गड्ढा कुआं खोदते हैं। फिर उसमें पहले वो युगलिया के बाल होते हैं, पहले आरे के, वो ऐसे उसके टुकड़े कर करके उसको एकदम ठसाठस भर देते हैं। इतना भरते हैं कि अगर उस पर से चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए तो वो नहीं दबते हैं। फिर उसमें हर 100 वर्ष में एक एक बाल निकालते हैं। ऐसे उसमें अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी चली जाती है। मतलब वो ऐसा ही कुछ माप है सर। देखिए, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है। मैं आपको पहले एक हिसाब बता देता हूँ, फिर उसको हम थोड़ा अपने रियल लाइफ से जोड़ेंगे कि भाई क्या होता है, क्या सागर की बात करते हो। तो सबसे पहले तो जैसे आपने कहा 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा, ये तो करो गड्ढा, है ना। अब इस गड्ढे में उत्तम भोग भूमि के मेढ़ा, मेढ़ा पता है आपको? मेढ़ा, मेढ़ा मतलब होता है बकरे का बच्चा, छोटी भेड़, बकरा नहीं भेड़, भेड़ का सबसे छोटा नया ताजा जन्मा हुआ बच्चा, नवजात बच्चा, उसके निकालिए आप रोम, उसके शरीर से रोम निकालिए। अब उसके शरीर के रोम क्यों कहे? क्योंकि उसके शरीर के सबसे कोमल और सबसे पतले रोम होते हैं। भाई विट्त देखे ना आप, विट्त, तो उसके सबसे कोमल और पतले रोम होते हैं। और उसका एक एक रोम निकाल के उस गड्ढे को भरे, और वो पूरा गड्ढा बिल्कुल अप टू द लेवल भर जाए। फिर 100-100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकालें, 100-100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकालें। हाँ, 100 वर्ष हो गया, एक बाल निकालें, बैठ जाए। फिर 100 वर्ष हो गया, एक बाल निकालें, बैठ जाए। अब जब तक ये पूरा गड्ढा खाली होगा, जितने काल में ये पूरा गड्ढा खाली होगा, उतने काल को कहते हैं व्यवहार पल्य। क्या कहते हैं? व्यवहार पल्य। हाँ। और फिर इससे असंख्यात गुना ज्यादा, कितना? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ज्यादा नहीं, असंख्यात गुना ज्यादा, आप गिन ही नहीं सकते हैं, इतने गुना ज्यादा का समय होता है उद्धार पल्य। पहले क्या आया? व्यवहार पल्य। व्यवहार पल्य से असंख्यात गुना ज्यादा उद्धार पल्य, और उद्धार पल्य से भी असंख्यात गुना ज्यादा क्या आता है? अद्धा पल्य। 3 चीजें हो गई, याद रखना भाई। सागर की गणना चल रही है, सागर कितना बड़ा होता है उसकी मेजरमेंट है। सबसे पहले व्यवहार पल्य आया, फिर आया उद्धार पल्य, फिर आया अद्धा पल्य। तो व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना ज्यादा उद्धार पल्य, उद्धार पल्ले से असंख्यात गुना ज्यादा अद्धा पल्य, फिर उसके बाद ये 10 अद्धा पल्ले के, मतलब 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का। 10 कोड़ा कोड़ी माने क्या? करोड़ इंटू करोड़, कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ इंटू 10 करोड़, ऐसे कोड़ा कोड़ी। तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। थक गए, इतना बड़ा सागर होता है। कितना बड़ा सागर होता है भाई? सम्यक समझ में आ रहा है? कुछ पता चल रहा है भाई? मैथ्स की क्लास ही चल रही है ये। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये मैथ्स की क्लास ही है। कितना बड़ा सागर होता है उसकी हम लोग मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब ये इतना बड़ा सागर का काल तो एक सागर होता है,
और वहां की आयु, मैक्सिमम आयु कितनी है? 33 सागर, 33 सागर। अब मैं आपको थोड़ा सा मेहनत का काम बताता हूँ। अभी हमको थोड़ा कम समझ में, हो सकता है कम समझ में आया हो, या हो सकता है आप में से सबको समझ में आ भी गया हो, लेकिन आप समझिए और सोचिए, विचारिए। आप इतनी मेहनत मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, अपने बाजू वाले जमीन पर जाइए और वहां खोदना शुरू कीजिए, और 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, 1 किलोमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदिए। और उस 1 किलोमीटर के लंबे चौड़े गहरे गड्ढे को खोदने के बाद जितना समय लगे वो आप देखना, है ना। उसके बाद उसकी मिट्टी निकालिए। अब मिट्टी निकाल के रखोगे कहाँ? तो अगले हिस्से को खराब करो, वहां रखो मिट्टी निकाल के। अच्छा, रख दी। अब अपने सर से एक एक बाल तोड़ना, अपने सर से एक एक बाल तोड़ना और उस गड्ढे को भरना। अब आपके बाल इतनी जल्दी नहीं आएंगे और गड्ढा भी वो नहीं भर पाएगा। मतलब आप टकले हो जाओगे और वो गड्ढा भी पूरा, कहीं दिखेंगे भी नहीं वो बाल, गए कहाँ इतने बड़े गड्ढे में। तो आप एक काम करना, फिर अपने घर वालों के बाल तोड़ना चालू करना। तो आप सबको ऐसे एक एक करके सारे बाल गंजे कर देना, सबको, सबके बाल तोड़ के उस गड्ढे में भरते जाना। तो तो भी अब नहीं पहले आप होता। इतने व्यक्ति ढूंढेंगे, आप इतने व्यक्तियों को राजी करेंगे कि भाई हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें एक गड्ढा भरना है बालों से, और हमें तुम्हारे सर के बाल चाहिए। तो आप ये मनाना, थोड़ा राजी करना लोगों को। तो मेहनत है ना, समय लगेगा ना इस काम में। अब भरना गड्ढा, ऐसे मत भरना इतना भर जाए कि आप उस पे खूब कूदो, खूब आगे पीछे हो, वो इतना सा भी हिले ना, वो इतना सा भी दबे ना। बराबर है? फिर उसके बाद हर साल अपने जन्मदिन पर रोज एक बाल निकालना। बराबर? हर साल अपने जन्मदिन पर रोज एक बाल निकालना। आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। आप अपने वसीयत में बच्चों को लिख के जाना, बेटा ये बाल निकालते रहना, हर बार मेरी पुण्य तिथि पर बाल निकालते रहना। पहले जन्मदिन पर निकाले, अब पुण्य तिथियों पर निकलवाना। मतलब मैं कह रहा हूं, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, कल्पना तो करो एक बार, कितना लंबा समय है ये, और कितना समय बर्बाद होगा इस चीजों में, इन चीजों में। और इतने लंबे समय तक आप कुछ अच्छा काम कर रहे होते तो श्रेयस्कर था ना। आप यदि सर्वार्थ सिद्धि में चले चले गए होते, तो सर्वार्थ सिद्धि में तो निरंतर तत्व चर्चा चल रही है, निरंतर तत्व अभ्यास हो रहा है, निरंतर, और इतने इतने लंबे समयों के लिए। तो वो तो श्रेयस्कर था। लेकिन इतना लंबा समय किसके लिए है? भाई नरक गति के लिए है। किसके लिए? नरक गति। कैसी है नरक गति? उसके स्वरूप की चर्चा चल रही है। बार बार मैं आपको ये महसूस कराना चाहता हूं कि ये नरक गति कोई मुंह से कह दी इतनी सरल नहीं है। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? इतना सरल नहीं है नरक गति, ना उसको झेलना। ये सारे दुखों को उत्पन्न कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? कि अब चेत जाने का समय है, अलर्ट हो जाओ, बी अलर्ट। चलो, अब क्या बात कर रहे हैं आगे? देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा नरक का ओवरव्यू दे देता हूं, जिससे आपको मोटा मोटा चीजें समझ में आएंगी। तत्वार्थ सूत्र में तीसरे अध्याय के अंदर बहुत ही सुंदर विवेचन है। तत्वार्थ सूत्र भी मूलतः पठनीय है, वहां से हमें देखना चाहिए। वहां पर पूरा अधोलोक का तीसरे अधिकार में वर्णन है। सबसे पहले भाई, नरक कितने होते हैं? बहुत जनरल जनरल मैं प्रश्नोत्तरों के माध्यम से थोड़ा सा आपसे ही पूछता हूँ, सात। फिर हम आगे चलेंगे। सात। भाई नरक सात। 7 होते हैं, वेरी गुड। इनके नाम पता है क्या किसी को? हाँ रत्न पता। प्रभा, शर्करा अपना प्रभा। प्रभाव ऐसे शर्करा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अपन 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 बड़े हैं। प्रश्न व्यक्तिगत, प्रश्न सामूहिक, उत्तर व्यक्तिगत। एक एक कोई हाथ खड़ा कर सकता है। कौन हाथ खड़ा कर रहा है भाई? आप करें, नहीं तो मैं फिर थोड़ा सा नाम नाम, हाँ क्या बात, मीना जी, वाह। सर रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, सॉरी धूम प्रभा, तम प्रभा, तम प्रभा। तम प्रभात, महातम प्रभा, बढ़िया बढ़िया। 7 नरक होते हैं, जैसा आपने नाम बताया। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। तो जैसे इनके नाम हैं वैसे ही इनकी जगहें हैं। कैसा मतलब, क्या हुआ भैया? इनका मतलब क्या हुआ?
तो देखिए, रत्न प्रभा, रत्न प्रभा मतलब क्या, रत्न होते हैं क्या नरकों में? भाई हीरा माणिक मोती पन्ना रत्न होते हैं क्या नरकों में? तो रत्न प्रभा माने क्या? बहुत सरल है, बहुत सरल है। सबसे पहले आपको नरक की स्थिति पता है, ज्योग्राफिकल थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम, ज्योग्राफी के हिसाब से नरक है कहाँ, आपको ये पता है ना? देखिए, तीन लोक हैं, ये इतना तो पता है हमको, तीन लोक हैं। सबसे ऊपर जो है वो ऊर्ध्व लोक है, बीच में एक पतली सी डंडी देखते होगे आप लोग, यदि आपने वो तीन लोक का नक्शा देखा होगा ना, तो बीच में एक पतली सी डंडी दिखती हो, वो पतली सी वो जो जगह है छोटी सी, वो बारीक सी जगह है मध्य लोक, बराबर, मध्य लोक है। और उसके नीचे जितना हिस्सा है वो पूरा अधोलोक का है। अधोलोक माने वो है, वहां है नरक, बराबर है। अच्छा, अब 7 नरक होते हैं, ये हमें पता चल गया है। इन 7 नरकों के अपने अपने नाम हैं, नाम आपको याद रहे, बहुत ही अच्छी बात है, श्रेयस्कर है। नाम न याद रहे, देखो मैं तो कम भरोसा करता हूँ चीजें याद करवाने में और करने में भी, मुझे भी ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वो चीज क्या है, आपको पकड़ में आनी चाहिए वो वस्तु। चलो, रत्न प्रभा, रत्न प्रभा में क्या रत्न होते हैं? नहीं, रत्न प्रभा में रत्न नहीं होते हैं। लेकिन रत्न प्रभा, प्रभा माने क्या? प्रभा माने उजाला, रोशनी, ठीक है। तो सारे नरकों में अंधेरा होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंधेरे की कैटेगरी है, स्तर है, बराबर, कैसा कैसा कितना कितना अंधेरा होता है इसका स्तर है। तो रत्न प्रभा माने जहां पर रत्न जैसी प्रभा होती है। रत्न जैसी प्रभा होती है माने क्या? जहां पर बहुत ब्राइटनेस होती है, जहां पर बहुत अच्छा उजाला होता है, वो है पहला नरक। अब ऊपर है ना, थोड़ा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी है, आप समझना। मध्यलोक है, सूरज और चांद कहाँ पर है? मध्यलोक में है। तो हमने जब पृथ्वी के अंदर खोदते जाते हैं तो अंधेरा बढ़ता जाता है ना, और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर उजाला रहता है। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी है कि पहले नरक में उजाला सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर है। अब धीरे धीरे आप नीचे जाते जाओगे ना तो अंधेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके ऐसे ऐसे नाम पड़े हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? रत्न प्रभा, जहां पर रत्नों जैसी प्रभा होती है। अगला क्या है? शर्करा प्रभा। शर्करा माने क्या? शक्कर। शक्कर देखिए आपने, शक्कर, तब शक्कर जैसी प्रभा, ये क्या बात हुई भाई? देखो, अब कमरे में रोशनी आ रही है, कमरे में रोशनी आ रही है, लेकिन खिड़की पर शक्कर के छोटे 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 दाने लगा दो आप, ठीक है। तो रोशनी तो अंदर आएगी, बराबर है, लेकिन रुक कर आएगी, पूरी नहीं आएगी ना, रुक रुक कर आएगी। तो जितनी रोशनी रुक रुक कर आ रही है उसको कहा शर्करा प्रभा, क्योंकि वो शक्करा मतलब शक्कर जैसे पार्टिकल्स से ऑब्स्ट्रक्टेड है, रुकी हुई है, ठीक है। वो पूरी रोशनी नहीं है वहां, कम रोशनी है। और कैसी रोशनी है? कि जैसे शक्कर के पार्टिकल्स को रख दिया हो और उसके बाद लाइट पास कर रहे हो, बराबर। अगली कौन सी है? बालू का प्रभाव। तो ये देखना आप थोड़ा थोड़ा मोटा होता जा रहा है ना। रत्न बिल्कुल क्लियर लाइट थी, शक्कर से थोड़ी रुक गई, अब आ गई बालू। शक्कर देखो क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, अब आ गई बालू। बालू कैसी होती है? ओपेक। आपको पता है बालू ओपेक होती है, ओपेक, जिससे लाइट पास थ्रू नहीं होती है। ये साइंस में पढ़ते थे, ब्लर होता है, ओपेक होता है, क्लियर होता है, ये साइंस में हम पढ़ते थे पहले। तो बालू होती है वो ओपेक होती है, उससे लाइट पास नहीं होती है। तो ऐसा नरक जहां पर अभी रोशनी है लेकिन अब थोड़ी और कम हो गई है। फिर आता है पंक। पंक माने क्या? ये और गाढ़ा हो जाता है। पंक माने कीचड़। तो अब कीचड़ में भी लाइट तो जाएगी नीचे तक, लेकिन बहुत बहुत कम जाएगी, बहुत रुक रुक कर जाएगी। फिर आता है धूम, धुआं। धुआं और घना हो जाता है और सघन हो जाता है, तो अब रोशनी और रुक गई। तो पांचवें नरक का नाम क्या है? धूम प्रभ। फिर आता है छठवा, जिसका नाम है तम प्रभा। तम माने क्या? अंधेरा। तो अंधकार ही है प्रभा जहां, मतलब अंधकार ही है, बस, उसको कहते हैं तम प्रभा। फिर अंतिम है महातम प्रभा, जहां पर मात्र अंधकार है।
गहरा गाढ़ा अंधकार, बिल्कुल रात का अंधेरा है, बंद कमरा है और ऊपर से कंबल और ओढ़ लो, तो जैसा अंधेरा आपको कंबल के अंदर दिखता है ना, बिल्कुल महातम, उसको कहते हैं महातम प्रभा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये 7 नरक। अब ये 7 नरक हमारे अधोलोक में होते हैं। समझ में आया आपको? ये मोटा मोटा अभी हमने पढ़ा। अभी और अंदर हम जाएंगे, अभी तो हमें और चर्चा इसकी करनी। भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? कोई थक तो नहीं गया है? कोई थक नहीं गया हो नहीं। तो भी अपना हाथ खड़ा करके आ सकते हैं, भैया अब थक गए हैं, थोड़ा कुछ और नहीं चेंज हो जाए थोड़ा। तो जो थक नहीं सर। गया है उससे मैं रिवीजन करवा लूंगा, वो यही पूरा बोल लेंगे, तो उनके लिए सरल हो जाएगा विषय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? અવાજ વયો ગયો લાગે છે. અવાજ વયો ગયો લાગે છે. હા. वो थोड़ा सा અવાજ કટ રહી है. आवाज नहीं आ रही.
ये गड़बड़ है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है। क्लियर नहीं है। आवाज जरा भी नहीं। हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है? नहीं। आवाज आ रही है? हाँ आ भाई। रही है। भी अब आ आई। रही है। ठीक है। आ रही है। हाँ, अब वो नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा, सॉरी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, अब बराबर आ रही है ना सभी को? हाँ भाई। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं जियोग्राफिकली नरक है कहाँ। तो हमने देखा सबसे पहले नरक अधोलोक में है, निचले हिस्से में है। 7 नरक हैं, हमने ये भी देखा। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि अब बोर तो नहीं हो रहे हो ना किसी कोई? देखो, इतना ब्रेक हो गया हमारे बीच में, तो अब सब रिफ्रेश हो गए होंगे थोड़ा थोड़ा। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। अब मेरे पास पेपर पेन की व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से बनाकर भी बताता। चलो, आप समझना, कोशिश करेंगे अपन। मैं बहुत अच्छे से आपको कोशिश करूंगा बताने की। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, नरक होते कैसे हैं आखिर। तो थोड़ा सा हमें स्वरूप समझ में आएगा, तो हमें समझ में आएगा कि वो लोग रहते कैसे हैं। भाई, हम और आप तो कितने आराम से रह रहे हो, उनका हमें देखना है। चलिए, तो अब ये 7 जो नरक हैं, ये सिर्फ 7 नरक नहीं है, इनके और भी फ्लोर्स होते हैं। जैसे हमारे घर में फ्लोर नहीं होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर टेरेस। हमारे घर में ऐसे फ्लोर्स होते हैं ना, वैसे ही। हाँ जी जी, बिल्कुल, थैंक यू। वैसे ही हमारे यहाँ वैसे ही नरकों में भी फ्लोर्स होते हैं, लेयर्स होती हैं। तो हर नरक की अपनी अपनी लेयर्स होती हैं। समझ में आया आपको? एक नरक है। चलिए, मैं कोशिश करता ही हूँ। 1 मिनट, बस मुझे आप 1 मिनट देंगे। हाँ, सबको स्क्रीन दिख रही है, वाइट स्क्रीन? हाँ भैया। देखिए, आप लोग मत टच करें स्क्रीन को, सिर्फ देखेंगे अपन। ये देखिए, ये है अधोलोक का हिस्सा, ठीक है। ऊपर मध्य लोक, ऊपर पूरा और है, ऐसा है ना हमारा 3 लोक। तो ऊपर हाँ का पूरा हिस्सा, ये जो लोक हिस्सा है, ये तो ऊर्ध्व लोक हो गया। ये जो बीच का हिस्सा है, ये मध्य लोक हो गया। और नीचे का जितना ये हिस्सा है, ये है हमारा अधोलोक, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पर अधोलोक की लाइंस बना देते हैं, नरक की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, ये 7 हो गए, है ना। अब देखिए, अब क्या होता है। जैसे हमारे घर में फ्लोर्स होते हैं ना, फ्लोर्स, वैसे ही नरकों में भी लेयर्स होती हैं, लेयर्स। तो जैसे ये पहला नरक होगा ना, तो इसके 3 है, मान लीजिए आप 3 है। फिर दूसरे नरक में भी अपनी फ्लोर्स हैं, फिर तीसरे नरक के भी अपने फ्लोर्स हैं, चौथे नरक के भी फ्लोर्स हैं। ऐसे हर नरक में पटल होते हैं, पटल्स, फ्लोर।
इनको क्या कहते हैं? इनका जिनागम में नाम आया है पटल। क्या नाम आया है? पटल। पटल माने फ्लोर्स। ठीक है, टोटल कितने फ्लोर्स हैं ऐसे? तो टोटल 49 पटल हैं। कितने फ्लोर्स हैं? 49 पटल हैं, है ना। अब होता क्या है आप देखना, अब क्या होता है, हर पटल पर इनके घर होते हैं। अब जैसे हम लोग होते हैं ना, तो हमारे घर होते हैं प्रॉपर, हम लोग घरों में रहते हैं। देवलोक में कहाँ रहा रहा जाता है? ऊर्ध्वलोक में क्या होता है रहने के लिए? जैसे भवन। मध्वलोक में घर होते भवन। हैं, हाँ, ऊर्ध्वलोक में क्या होता है? भवन। विमान होते हैं, विमान। विमान होते हैं ना, वैमानिक देव होते हैं, ये विमानों में रहते हैं। वैसे ही हाँ। नारकियों के क्या होते हैं? नारकियों के होते हैं बिल। क्या होते हैं? बिल। बिल। हाँ, नारकी रहते हैं बिल में। जैसे चूहे का बिल होता है ना, चूहे का बिल, ठीक वैसे ही नारकी लोग रहते हैं बिलों में। ठीक है, तो वो हमने 49 पटल देखे। हर पटल पर, हर फ्लोर पर तीन तीन तरीके के बिल होते हैं। ठीक है, जैसे भैया हमारा घर है, अपन एक लैंड मतलब एक इलाके में रहते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों के घर होते हैं, आपका अपना घर है, पड़ोसी का अपना घर है। वैसे ही नरकों में भी सिस्टम तो है। ठीक है, ऐसा नहीं है नरकों में भी कि कोई कहीं से जाके कहीं किसी के घर में घुस गया, कहीं मार। अब वहां घर तो नहीं है, वहां क्या है? वहां बिल है, बिल। जैसे चूहे के बिल होते हैं ना, चूहे के बिल देखे हैं आपने कभी? बिल्कुल सकरे होते हैं, मतलब अंदर गहरे बहुत होते हैं, लेकिन बड़े सकरे सकरे होते हैं। ऐसे ही वहां बिल होते हैं। तो हर पटल पर 49 पटल है, 49 पटल, हर पटल पर तीन प्रकार के बिल होते हैं। कौन कौन से बिल होते हैं? आप देखिए, सबसे पहला होता है इंद्रक बिल। क्या होता है? इंद्रक बिल। ठीक है, ये हर पटल के मध्य में होता है, हर पटल के मध्य में, बीच में होता है बिल्कुल, इंद्रक बिल। फिर होते हैं श्रेणीबद्ध बिल। कैसे होते हैं? श्रेणीबद्ध बिल। श्रेणीबद्ध बिल माने कैसे होते हैं, मैं आपको फिर से एक बार ड्राइंग बनाकर बताता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा भाई चल क्या रहा है। नरक गति की चर्चा चल रही है। अब आप सोचो, नरक गति का भी इतना विस्तार है, अब कहाँ कहाँ से बचेंगे हम। देखो, जैसे आप मान लीजिए, मैं 2D फिगर बना रहा हूँ, एक 3D नहीं है, 2D है। मान लीजिए ये एक नरक का पटल है, ठीक है, ये पहले नरक का पटल है मान लीजिए। बीच में ये हो गया एक इंद्रक बिल, है ना। अब हर चारों दिशाओं में और बिल होते हैं, तो वो होते श्रेणीबद्ध बिल। श्रेणीबद्ध बिल कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। ये होते हैं श्रेणीबद्ध बिल। ये थोड़ी सी सीधी सीधी लाइनें होती हैं, श्रेणियों में बंधे होते हैं। और ये लाइन नहीं होती है, ये गोल गोल बिल होते हैं, गड्ढे जैसे होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के बिल हो गए। ये हर पटल पर होता है एक इंद्रक बिल, और ये होते हैं श्रेणी बिल। इनको क्या कहते हैं? श्रेणी बिल, श्रेणीबद्ध बिल। और तीसरे होते हैं, ये होते हैं पुष्प प्रकीर्णक बिल। बहुत सरल है, क्या है? पुष्प प्रकीर्णक बिल। पुष्प माने क्या? फूल। प्रकीर्णक माने क्या? फैले हुए। तो जैसे हम मुट्ठी में फूल लेते हैं और फेंक देते हैं, तो कोई फूल इधर गिरा, कोई फूल उधर गिरा, तो जो इधर उधर होते हैं उनको कहते हैं, जैसे कोई एक बिल यहाँ है, एक बिल यहाँ है, एक 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 यहाँ, एक यहाँ, ऐसे कहीं भी जहां अब जितनी जितनी जगह बस्ती जा रही है, वहां सब सब जगह पर क्या है? पुष्प प्रकीर्णक बिल हैं। तो ऐसे होते हैं कुछ हमारे नरक। समझ में आया आपको? तो लोग कहाँ रहते हैं भाई? लोग इन बिलों में रहते हैं। लोग कहाँ रहते हैं? लोग मतलब नारकी, हम और आप नहीं, लोग माने नारकी कहाँ रहते हैं? ऐसे बिलों में रहते हैं। इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल, और प्रकीर्णक, पुष्प प्रकीर्णक, फैले हुए बिल है। अब ये गड्ढे होते, गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, और इसके अंदर नारकी रहते हैं। और यहाँ जो वातावरण होता है उसकी चर्चा अभी हमने पढ़ी है। क्या चर्चा पढ़ी है?
तहां भूमि पर सत दुख इसो। ऐसी नरक में, इस भूमि में, मतलब उस गड्ढे में, उस बिल के अंदर प्रवेश करने पर ही वहां की भूमि का जो स्पर्श मात्र होता है वो इतना दर्दनाक होता है। और वहां क्या होता है, तहां राध श्रोणित वाहिनी कृमि कुली कलित देह। तो ऐसे गड्ढों में, इन इन बिलों में क्या होता है, इन इन बिलों में वो वैतरणी नदी बहती रहती है खूब। इन बिलों में भर भर के वैतरणी नदी है। समझ में आया आपको? तो हमारा एक छंद तो खत्म हुआ, लेकिन नरक अभी खत्म नहीं हुआ है। नरक तो अभी बहुत विशाल है, अभी हम और चर्चा करेंगे नरक में। लेकिन एक प्रश्न मुझे अभी आपसे करना है, ठीक है? इसका उत्तर आप अगली कक्षा में जरूर सोचकर आना। वो प्रश्न मैं आपसे करता हूं। प्रश्न आप सभी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, मैं 2 बार 3 बार दोहरा दूंगा, लेकिन आपको इसका उत्तर अगली कक्षा में जरूर सोच के आना। अभी आपके पास आराम से 1 हफ्ते का समय है, आप अगले बुधवार को सोच कर आना। प्रश्न ये है कि भाई नरक गति में भैया आपने बताया कीड़े मकोड़े होते हैं, मतलब वो अभी हमने पढ़ा ना, कृमि कुली कलित कृमि होती है, इल्ली कीड़े मकोड़े होते हैं। और रूबी जी हमने ये भी पढ़ा कि वहां पर एक वाहिनी है, एक नदी बहती है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी हमने देखा ना, वहां खून पथ की नदी बहती है। अभी हम अगले छंद में एक चीज और पढ़ने वाले हैं कि वहां पर सेमर सेमर के पेड़ होते हैं जिनके पत्ते बहुत धारदार होते हैं, एक गिरे हाथ कट जाए, ऐसे धारदार धारदार पत्ते होते हैं। वहां पेड़ होते हैं, वहां नदी होती है, वहां कीड़े मकोड़े होते हैं। तो अब एक प्रश्न है आप सबसे, क्या नरक गति में त्रियंच गति के जीव पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? क्या नरक गति में ये पेड़ पौधे नदी ये होती हैं कि नहीं होती हैं? समझ में आया प्रश्न? बहुत सरल प्रश्न है कि नरक गति में त्रियंच गति के ये 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, डंक, सांप, ये होते हैं कि नहीं होते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये पेड़ पौधे, ये नदियां, क्या नरक गति में ये होती हैं कि नहीं होती? तो ये आपको सोचकर आना है, ठीक है? तो अभी हम नरक गति का स्वरूप देख रहे हैं, जहां पर हमने ये देखा कि 49 पटल हैं, हर पटल पर बिल होते हैं। नारकियों के कोई घर नहीं है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घरों में, या हमने क्या कल्पना बना रखी है कि भाई नरक में जाते हैं और एक खुला मैदान पड़ा है, एक नारकी दौड़ रहा है यहाँ से मारने, एक नारकी दौड़ रहा है वहां से। तो मैदान जैसे ऐसा नहीं, वहां गड्ढे हैं, वहां बिल हैं, बिल। वो बिलों के अंदर ये नारकी रहते हैं और लड़ते झगड़ते 24 घंटे दिन रात लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये दिन रात का भेद नरक में नहीं है, दिन रात का भेद मात्र और मात्र मध्य लोक में है। समझ में आया? ठीक है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए या उठ रहा होगा कि ये नरक गति की चर्चा आप कर तो रहे हो, लेकिन किसने देखी नरक गति? कहाँ है? अब तो एक वो एनिमेटेड वीडियो भी बन गई है, आपने देखी हो यदि, नरक दर्शन करके एक एनिमेटेड बहुत बहुत बढ़िया वीडियो वो बनाई है। उसमें बहुत अच्छे से पूरा कल्पना करके बताया गया है कैसे नारकी होते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे लड़ते हैं। एक एनिमेटेड वीडियो बहुत अच्छी फिल्म जैसी बनी, 2-2.5 घंटे की, वो देखना चाहिए। हमें पता चलेगा हम कैसे कैसे जगहों से निकल कर आए हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, वहां से बच बच कर यहाँ आ गए हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था, ये देखा तो है नहीं किसी ने? क्यों भाई सम्यक, आपने देखे क्या नरक? कभी नरक देखे हैं क्या आपने? नहीं देखे तो भैया फालतू में घंटे भर से आप नरक की कहानी काहे को सुना रहे हो? आप तो वो बताओ जो हमने देखा है। भाई हमारे सामने हमारे माता पिता दिखते हैं, आप उनकी कहानी सुना दो। और आप क्यों सुना रहे हो? हमें तो पता है हमारे माता पिता की कहानी। हमारे सामने हमारे मित्र दिखते हैं, आप मित्रों की बात करो। चलो पहले की क्लासेस तक तो ठीक था कि भाई जानवरों की बात कर रहे थे तो जानवर दिख रहे थे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नरक तो दिखते ही नहीं है, क्यों फालतू हमारा 1 घंटा खराब कर दिया आपने भैया? देखो, ये प्रश्न होना चाहिए, बिल्कुल सही प्रश्न है, लेकिन हम ना इसका उत्तर अपनी इमेजिनेशन से ही देते हैं। कैसे देते हैं? देखो, दो दो उत्तर हैं। एक तो सीधा उत्तर है कि भैया सर्वज्ञ ने देखा है। तो यदि सर्वज्ञ के ज्ञान पर श्रद्धा है, यदि आप सर्वज्ञ की सत्ता को सिद्ध करते हो, आप मानते हो, आप स्वीकारते हो, तो सर्वज्ञ की कही हर एक बात को मानते हो।
चूंकि सर्वज्ञ की कही हर एक बात को मानते हो, तो सर्वज्ञ देव द्वारा ही नरक का स्वरूप भी बताया गया है। तो इससे सिद्ध हो गया कि भैया नरक है, ये तो मान लिया। ये तो भैया ये वही वाली बात हो गई, हमने 1 घंटे पढ़ा, ग्रंथों में तो यही आता है। लेकिन हम कोई होगी जगह, ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत सरल चीज मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ। अच्छा, मुझे उत्तर दीजिए मुकेश जी, आप उत्तर दीजिए एक बार, मैं आपसे पूछता हूँ। हमारे भारत देश में, मुकेश जी अनम्यूट कीजिए ना आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, हमारे भारत देश में यदि कोई किसी का मर्डर कर दे, बराबर, अब मर्डर करने के बाद उसकी क्या सजा होती है? फांसी। मर्डर होने मुकेश के जी क्या बाद सजा है? सजा। हाँ, मर्डर कर दिया किसी ने, तो क्या सजा हाँ, होनी चाहिए उसको? बिल्कुल होना चाहिए अगर उसका मर्डर प्रूव हो जाता है। क्या? नहीं, क्या मतलब सजा? उम्र कैद क्या या सजा, क्या फांसी। मिलती है सजा? हाँ, जी। उम्र कैद या फांसी मिलती है। तो भैया फांसी दे दी, मान लीजिए आप उसको आपने फांसी दे दी, मर गया वो। चलो, अब उसी व्यक्ति ने 50 लोगों का मर्डर किया, तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? एक व्यक्ति था, उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया, उसको फांसी मिल गई, वो मर गया। लेकिन उसी व्यक्ति ने 50 लोगों का खून किया है, अब उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? 50 बार तो नहीं मारोगे भाई, एक बार मरा हुआ व्यक्ति कितनी बार मारोगे? 50-50 बार थोड़ी ना मरेगा, 50 बार थोड़ी ना फांसी दे सकते हैं। तो आप कल्पना करो, इस प्रकृति में उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं कोई न्याय होगा। उसके लिए है नरक, उसके लिए जो स्थान है वो है नरक गति। क्यों है? क्योंकि वहां पर उसके अपराध के लिए बार बार उसे मारा जाएगा। लेकिन नरक में पारद सा तन टूक, कैसे, क्या लिखा युगल जी ने? नरक में पारद सा तन टूट। नरक में क्या व्यवस्था है? नरक में आपकी कभी भी आयु से पहले मृत्यु नहीं होगी। नरक क्या, सभी जगह यही सीन है, सारी गतियों में यही सिस्टम है। लेकिन नरक गति की आयु बहुत बड़ी है भाई। मनुष्य गति का भी यही है ना, आयु पूर्ण होने से पहले आप नहीं मर सकते, लेकिन हमारी आयु छोटी है। अब नरक गति की इतनी इतनी आयु है और इतने कष्ट हैं, वो बार बार मरोगे तो कैसे? पारद सा तन होता है, मरकरी होती है, मरकरी एक एलिमेंट होता है, मरकरी, पारद। थर्मामीटर में आता है, बीपी की मशीन में आता है वो पारद। तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसको जोर से फेंको, पारे को हाथ में लो और जोर से फेंको, लिक्विड जैसा होता है थोड़ा, फेंको तो बिखर जाता है, लेकिन अपने आप वापस आके मिल जाता है। बिखर जाता है, मिल जाता है। तो ये बिखरना मिलना, बिखरना मिलना, ये किसकी प्रॉपर्टी? ये पारे पारे की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही नरक का सिस्टम है। ऐसे ही आपकी जब तक आयु पूर्ण नहीं हुई है, आप मारे जाओगे, आप काटे जाओगे, आपको खूब मारा पीटा जाएगा, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो आयु पूर्ण होने पर ही होगी। तो प्रकृति में न्याय होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर बार बार मरण के समान दुख होता है। तो मरण के समान मारणांतिक पीड़ा जो होती है वो नरक में ही होता है। इसीलिए ये अनुमान से सिद्धि होती है कि नरक जैसा स्थान भी इस दुनिया में, मतलब इस इन तीनों लोकों में कहीं ना कहीं होगा ही होगा। तो इसीलिए ये नरक होते हैं, बराबर। ये कोई कोरी कल्पनाएं नहीं है, हम सब ये सब भोग कर आए हैं। वो तो हमें याद नहीं है अभी, नहीं तो हमें यदि कदाचित याद आ जाता तो हम तो शीघ्र वैरागी हो जाते, यदि हमें पता चल जाता कि हम कितने कितने दुख दर्द भोग कर आए हैं। समझ में आया आप सबको? तो नरक की हमने सिद्धि करी। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले हमने छंद का पाठ किया था। छंद के पाठ से हमने नरक गति के वर्णन का प्रारंभ किया। वहां हमने नरक गति के बारे में 3 से 4 पॉइंट्स देखे। सबसे पहले वहां की भूमि का दुख, स्पर्शन मात्र से ही कितना दुख होता है।
उसके बाद वैतरणी नदी का प्रसंग हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कितने नरक होते हैं, उनके नाम हमने जाने। उसके बाद हमने पढ़ा कि पटल होते हैं, कितने पटल होते हैं, 49 पटल होते हैं। और हर पटल पर बिल होते हैं, बिल, जहां पर नारकी रहते हैं। कोई खुले मैदान नहीं है, बिल है, बिल जहां पर नारकी रहते हैं। टोटल कितने बिल हैं? अच्छा ये बताना मैं भूल गया आपको, टोटल की संख्या कितनी है इन बिलों की? 84 लाख 84 लाख। 84 बराबर, लाख 84 84 लाख बिल होते हैं, 84 लाख बिल होते हैं। अब बताओ कितने जीव हैं और बिल कितने से हैं? 84 लाख, बस 84 लाख बिल हैं, जीव कितने सारे हैं। तो ठसा ठस भर के लड़के वहीं वहीं मर रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसे रहते हैं। फिर हमने बिलों के बाद हमने चर्चा करी कि फिर मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपको होमवर्क दिया है कि भाई नरक गति में क्या त्रियंच गति के जीव पाए जाते हैं, ये कीड़े मकोड़े इत्यादि। और दूसरा प्रश्न, क्या नरक गति में पेड़ पौधे होते हैं? नरक गति में ये नदियां, जो वैतरणी नाम की नदी हम पढ़ रहे हैं, वो नदियां बहती हैं? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा, जिसका उत्तर आपको लेकर आना है। और अंत में हमने जो चर्चा करी वो नरक गति की सिद्धि की करी। तो दो तरीके से सिद्ध करा, एक तो सर्वज्ञ सिद्धि से करा कि सर्वज्ञ हैं, उनकी सिद्धि हमें है, उन पर हमें भरोसा है, उनके बताए हुए वाणी पर भरोसा है, उन्होंने नरक का वर्णन किया, अतः नरक है। और दूसरा हमने अनुमान से सिद्ध किया कि कोई ना कोई स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर 50 खूनों की सजा हो, है ना। तो ऐसे हमने नरक की थोड़ी सी आज चर्चा की है। अब आने वाले कुछ एक दो क्लासेस में हम नरक के वर्णन के समाप्त करके आगे चलेंगे। समझ में आया सभी को? कोई हाँ प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछना, ठीक है। चलिए अब कक्षा को हम अभी समाप्त करते हैं। सभी हाथ जोड़ लीजिए, नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं भैया और समाप्त रिकॉर्डिंग भेज करते हैं। दीजिएगा। जी जी भैया। भैया जी कल नमो की अर्हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्झायाड़म, नमो लोए सवसाहूड़म। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।